हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मयंक एजुकेट्स। और आज हम लोग ज्योग्राफी की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। और इस सीरीज में हम लोग ज्योग्राफी के सभी टॉपिक्स को एंटायरली कवर करेंगे, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक हो या पॉलिटिकल ज्योग्राफी का टॉपिक हो। फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स से स्टार्ट करते हुए एवरी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इस वीडियो को मिस मत करना और इस पूरी सीरीज को भी मिस मत करना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप पूरी सीरीज को फॉलो कर सको। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स के साथ। ये जो टॉपिक आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो यूनिवर्स का ही पार्ट है। ठीक है, और अर्थ के बारे में पढ़ने से पहले हमें यूनिवर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स की जो एक्टिविटीज़ है उनके साथ अर्थ की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जुड़ी होती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि भाई यूनिवर्स कैसे एग्जिस्टेंस में आया, क्योंकि यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के बाद हमें ये पता चलेगा कि सोलर सिस्टम कैसे बना है, और सोलर सिस्टम के बनने के बाद हमें ये पता चलेगा कि अर्थ कैसे बनी है। तो अर्थ की जुड़ी हुई सभी जानकारियों को जानने के लिए उसकी शुरुआत हम लोग यूनिवर्स की फॉर्मेशन से ही करेंगे। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है बिग बैंग थ्योरी। ये एक ऐसा कॉमन टर्म है कि जब हम यूनिवर्स के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली यही टॉपिक सुना जाता है, यही टर्म कानों में आता है आपके। क्योंकि जब भी आप किसी से पूछोगे कि भाई यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसे हुई है, तो उसका एक ही जवाब होगा कि बिग बैंग थ्योरी इज़ द सोल रीज़न जिसकी वजह से यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया है। लेकिन आखिर ये बिग बैंग थ्योरी है क्या? तो बिग बैंग थ्योरी को जॉर्ज लेमाइतर नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, और जॉर्ज लेमाइतर नाम के साइंटिस्ट ने बिग बैंग थ्योरी को देते हुए क्या थ्योरी प्रपोज की थी? उन्होंने कहा कि एक सिंगल डेंस पॉइंट था, और इसी सिंगल डेंस पॉइंट से पूरे यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, इनका कहना यह था कि यही सिंगल डेंस पॉइंट एक्सपैंड हुआ है और स्ट्रेच हुआ है, और इसी के एक्सपेंशन और स्ट्रेच होने की वजह से यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई है। ये एक्सपेंशन को जो है, इस एक्सपेंशन को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। तो यूनिवर्स का एक्सपेंशन जो है वो इन्फ्लेशन टर्म से जाना जाता है। और ऐसा नहीं है कि बिग बैंग थ्योरी होने के समय जब यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ तो अब यूनिवर्स के एक्सपेंशन का प्रोसेस रुक गया है, बल्कि यू विल बी शॉक्ड टू नो कि यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन है वो आज भी डिफरेंट डायरेक्शंस में चलता ही जा रहा है, एंड इनफाइनाइटली फिनोमिनल ग्रोथ रेट के साथ ये एक्सपेंशन हो रहा है। तो अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो गूगल में जाके अगर आप ये थ्योरी ऑफ यूनिवर्स एक्सपेंशन पढ़ेंगे तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। आपको डार्क मैटर, डार्क एनर्जी का कंसेप्ट मिलेगा, आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। हालांकि आपके एग्जाम से रिलेटेड ये टॉपिक नहीं है और एग्जाम में ये चीज़ नहीं पूछी जाती। अगर कोई रिसेंट डेवलपमेंट होगी तो मे बी करंट अफेयर्स में आ जाए, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिलहाल बिग बैंग थ्योरी पर आते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी कहती है कि एक सिंगल पॉइंट है, और ये सिंगल पॉइंट जो है इसी का एक्सपेंशन हुआ है, यही पॉइंट स्ट्रेच हुआ है, जिसके बाद यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, अब यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बाद ये एक्सपेंशन जो है आज भी जारी है, और जिस टाइम पे यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई थी उससे लेकर अभी तक ये 90 टाइम्स से ज़्यादा एक्सपैंड कर चुका है। मतलब 90 गुना ये एक्सपैंड हो चुका है ऑलरेडी, और आज भी एक्सपेंशन चल रहा है। ठीक है, अब चलो बिग बैंग थ्योरी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आखिर बिग बैंग थ्योरी है क्या। ठीक, अब बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? इसके अकॉर्डिंग एक इस तरह का ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये एक सोलर नेबुला की फोटो है। ठीक है, और इसी सोलर नेबुला को कई जगह पे मॉलिक्यूलर क्लाउड से भी रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये सोलर नेबुला या एक मॉलिक्यूलर क्लाउड हुआ करता था। ठीक है, जो डिफरेंट गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, इन सबसे मिलकर बना हुआ था। ठीक, डिफरेंट एलिमेंट्स, और हजारों की संख्या में एलिमेंट्स इसमें मौजूद थे। अब इन एलिमेंट्स में से दो एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी सबसे ज्यादा प्रेजेंस थी, और इन दोनों एलिमेंट्स का नाम था हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक, अब यहां पे ये सोलर नेबुला के साथ क्या सीन होता है कि ये सोलर नेबुला के पास एक सुपरनोवा मौजूद था। अब भाई सुपरनोवा क्या होता है? सवाल ये है कि ये सुपरनोवा आखिर क्या है ये। ठीक है, आपको बता दूं कि एक स्टार जब अपनी मैच्योर्ड स्टेज में आता है
तो एक स्टार अपनी लाइफ को जीने के बाद जब मैच्योर्ड स्टेज में आता है तो उसके एक्सप्लोजन का टाइम आता है, और जब एक स्टार एक्सप्लोजन वाली फेज में होता है तो उसको हम लोग सुपरनोवा कहते हैं। ठीक, अब हमारे सोलर सिस्टम या हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बाद जो हमारा मॉलिक्यूलर क्लाउड था, जो सोलर नेबुला था, इस सोलर नेबुला के पास एक सुपरनोवा मौजूद था, और इस सुपरनोवा में जब एक्सप्लोजन हुआ तो इससे बहुत सारी शॉक वेव्स निकलती हैं। ठीक है, ये शॉक वेव्स क्या करती हैं? ये शॉक वेव्स पूरी तरह से इस सोलर नेबुला में एनर्जी भर देती है। ठीक है, जब इस सोलर नेबुला में एनर्जी आती है तो उस एनर्जी की वजह से ये सोलर नेबुला क्या करना शुरू कर देता है? ये कंप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और कंप्रेस करने की वजह से इस सोलर नेबुला के बहुत सारे ऐसे पोर्शंस थे जो क्या कर जाते हैं, जो अल्टीमेटली कोलैप्स कर जाते हैं। ठीक है, कोलैप्स करने के साथ ही क्या होता है कि कोलैप्स करने के बाद ये जो हाइड्रोजन और हीलियम वाले मटेरियल्स हैं, ये सब इसके सेंटर में प्रेजेंट थे। ये जहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ये एरिया, ये वो एरिया है जहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम की सबसे ज़्यादा प्रेजेंस थी। तो ये हमारे सोलर नेबुला का सेंटर था, और यहाँ पे जब हाइड्रोजन और हीलियम रिमेन सेंटर में रहे तो इसके बाद हुआ क्या कि इस कॉन्टिन्यूअस कंप्रेशन और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से यहाँ पे दो चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा, और वो दो चीज़ें क्या थी? वो दो चीज़ें थी हीट और प्रेशर। ठीक है, अभी हीट और प्रेशर बढ़ने की वजह से हुआ क्या? हीट और प्रेशर बढ़ने की वजह से इस सेंटर वाले पार्ट में एक रिएक्शन स्टार्ट हुई जिसका नाम था न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, और जैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन स्टार्ट हुई तो इस सेंटर वाले पोर्शन में एनर्जी जनरेट होना शुरू हो गई। ठीक है, और एनर्जी जनरेशन के साथ ये सेंटर पोर्शन कन्वर्ट हो गया सन में। ठीक है, तो ये सेंट्रल पोर्शन जो है सन में कन्वर्ट हो गया, और इसके साथ साथ ये जो बाहर वाले एरियाज थे सारे, ये बाहर वाले एरियाज हमारे कन्वर्ट हुए किसमें? प्लैनेट्स में, एस्टेरॉइड्स में, कॉमेट्स में, और सोलर सिस्टम की जो दूसरी हेवनली बॉडीज है उसमें कन्वर्ट हो गए। सो दिस इज हाउ अ सोलर सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस। रिपीट करते हैं एक बार दोबारा से समझने के लिए। दिस इज अ सोलर नेबुला, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज अ मोलिकुलर क्लाउड। दिस वॉज मेड अप ऑफ, ये बहुत सारी गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स इन सबका बना हुआ था। ठीक, अब पास का एक सुपरनोवा जो कि एक मैच्योर्ड स्टार है, एक्सप्लोजन स्टेज में है, उसके अंदर एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, और ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ बहुत सारी शॉक वेव्स क्रिएट करता है। ये सारी शॉक वेव्स सोलर नेबुला को पूरी तरह से एनर्जाइज कर देती है। सोलर नेबुला में जैसे ही एनर्जी आती है वैसे ही इसके कई सारे पोर्शंस क्या कर देते हैं? कोलैप्स करना स्टार्ट कर देते हैं, और कोलैप्स होने के साथ ही इसके डिफरेंट एरियाज में ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसका सेंटर पार्ट और डिफरेंट एरियाज कोलैप्स होते हैं, और कोलैप्स होने के साथ ग्रेविटेशनल पुल बढ़ने के साथ इसमें हीट और प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। हीट और प्रेशर इंक्रीज होने के साथ ये सेंटर पार्ट जो है इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होने का मतलब एनर्जी का एक सोर्स जनरेट होना शुरू हो जाता है। अब एनर्जी का सोर्स जैसे ही जनरेट होता है वैसे ही यहाँ पर सेंटर पार्ट जो है वो हमारा सन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो पेरिफेरी में सोलर नेबुला के जो बाहर साइड में जितने भी एरियाज थे वहाँ पर गैसेज और मटेरियल्स, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब मिलके प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और दूसरी हेवनली बॉडीज को बनाते हैं। सो दिस इज हाउ सोलर सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर बिग बैंग थ्योरी, और इन सब का एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें इसमें मिलता है कि यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसे हुई है। ठीक है, अब इसके बाद देखो बिग बैंग थ्योरी को रेप्लिकेट करने का काम किया गया साइंटिस्टों के द्वारा, क्योंकि ये पता करना था कि एक्चुअली में बिग बैंग थ्योरी ने काम कैसे किया था। तो यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी को रेप्लिकेट करने के लिए एक लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर नाम की एक मशीन बनाई गई। ये जो आप मशीन देख सकते हो फोटो में, ठीक है, ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर नाम की एक मशीन बनाई गई स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। सर्न जो कि यूरोपियन एजेंसी है, रिसर्च एजेंसी, वहाँ पर एक लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर नाम की एक मशीन बनाई गई। ठीक है, अब इस लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में करना क्या था? इसमें बिग बैंग थ्योरी को रेप्लिकेट किया गया, और बिग बैंग थ्योरी को रेप्लिकेट करने के बाद एक पार्टिकल आया जिसका नाम था हिग्स बोसॉन। ये हिग्स बोसॉन जो पार्टिकल था ये दो साइंटिस्टों के नाम पर रखा गया। ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे पीटर हिग्स, और इंडियन फिजिसिस्ट थे एस.एन. बोस। इन दोनों के नाम पर इस पार्टिकल का नाम रखा गया हिग्स बोसॉन, और इसी हिग्स बोसॉन को गॉड्स पार्टिकल का नाम दिया गया। ठीक है,
अब भाई गॉड्स पार्टिकल क्यों कहा गया इसे? क्योंकि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में जो एक्सपेरिमेंट किया गया उससे ये चीज़ प्रूव हुई कि ये जो हिग्स बोसॉन पार्टिकल है या जो गॉड्स पार्टिकल है, यही वो पार्टिकल है जिससे यूनिवर्स में मास की एग्जिस्टेंस हुई है। ठीक है, तो गॉड्स पार्टिकल और कुछ नहीं है बल्कि ये वो पार्टिकल है जिसकी वजह से यूनिवर्स में मास की एग्जिस्टेंस हुई है, मास आया है। मास आप समझते हो ना, वो मास इसी गॉड्स पार्टिकल से आया है। ठीक है, अब इसके बाद देखो इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ है, क्योंकि फॉर्मेशन तो यूनिवर्स की हो गई, और यूनिवर्स की फॉर्मेशन के समय आप जानते हो कि एवरीथिंग वाज लाइक फायर। इवन अर्थ भी एक फायर बॉल की तरह होती थी, हैबिटेबल नहीं था कोई भी प्लैनेट, और सारी जो प्लैनेट्स थे, सारी हेवनली बॉडीज थी, वो आग की तरह थी। तो फिर इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे अर्थ हैबिटेबल हुई, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इवोल्यूशन में आता है। ठीक है, अब देखो इसको हम समझ सकते हैं हीट ट्रांसफर के मेथड से। ठीक है, और हीट ट्रांसफर के बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। The first method is known as conduction. The second method is known as convection. And the third method is known as radiation. अब देखो तीनों हीट ट्रांसफर के मेथड्स में फ़र्क क्या होता है। कंडक्शन के मेथड से अगर ए और बी दो बॉडीज़ अगर कंडक्शन के मेथड से अपनी हीट एक्सचेंज करना चाहती हैं तो इन दोनों बॉडीज़ को कांटेक्ट में रहना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक गर्म एलिमेंट और एक ठंडा एलिमेंट दोनों को कांटेक्ट में रखोगे तो ये दोनों अपनी हीट को एक्सचेंज करेंगे अनटिल एंड अनलेस जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन ना हो जाए, यानी दोनों बॉडीज़ का जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाए। तो ये कंडक्शन का प्रोसेस है। कन्वेक्शन के प्रोसेस में क्या होता है, कन्वेक्शन के प्रोसेस में फॉर एग्जांपल वी आर बॉइलिंग वाटर और ये नीचे से जो है हम अगर आग लगाएंगे, ठीक है, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं है आग जो है पानी के साथ, लेकिन ये नीचे के वाटर मॉलिक्यूल्स को हीट अप करेगी और ये ऊपर जाएंगे राइज करके गर्म होने के बाद, और ऊपर के जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे जाएंगे। इस तरह से एक कन्वेक्शन बेल्ट फॉर्म हो जाती है। कन्वेक्शन बेल्ट जैसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसकी वजह से नीचे के मॉलिक्यूल्स हीट होकर ऊपर जाएंगे, ऊपर के मॉलिक्यूल्स ठंडे वाले वो नीचे आ जाएंगे और वो हीट होंगे फिर ऊपर जाएंगे। तो इस तरह की एक साइकिल बनती है और इस प्रोसेस को हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। लेकिन रेडिएशन हीट लॉस का एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हीट लॉस के लिए यूनिवर्स में कोई मीडियम तो मौजूद नहीं है। इवन एयर को भी हम एक मीडियम कंसीडर करते हैं। तो जैसे हम लोग आइस अगर एक कमरे में रख दें तो आइस जो है वो क्यों पिघलती है, बिकॉज आइस का टेम्परेचर बहुत कम है और कमरे का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो आइस एयर के कांटेक्ट में आती है और उसके साथ जो है उसका पिघलना शुरू हो जाता है, क्योंकि एयर भी एक मीडियम है टेम्परेचर के लिए, ठीक है, या हीट ट्रांसफ़र के लिए। सो रेडिएशन के मेथड में एयर को भी यूज़ नहीं किया जा सकता। इसीलिए स्पेस एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर वैक्यूम होता है, यानी कोई भी हीट ट्रांसफ़र के लिए कोई मेथड वहाँ पे है ही नहीं, कोई मीडियम है ही नहीं। और इसी वजह से स्पेस में वैक्यूम में रेडिएशन के मेथड से हीट ट्रांसफ़र होती है। तो जो प्लैनेट्स हैं उन्होंने रेडिएशन के मेथड से ही अपनी हीट लॉस करी है, और रेडिएशन के मेथड से हीट लॉस करने के साथ उनकी स्टेज चेंज हुई है। ठीक है, अब कैसे स्टेज चेंज हुई है, हम जानते हैं कि भाई जो हमारी अर्थ है वो कभी गैस लिक्विड स्टेज में थी और अभी करंटली हम जानते हैं कि वो सॉलिड स्टेज में है। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन है, ये जो चेंज है, ये टाइम के साथ आया है जस्ट बिकॉज अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली रेडिएटिंग इट्स हीट, और ये प्रोसेस आज भी जारी है। इसके बारे में हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन अभी हमारी फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के बारे में या फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में ये एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग इस लेसन से आपको मिल गई होगी, जिसमें हम लोगों ने समझा है कि यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसे हुई है और इसकी इवोल्यूशन जो है उसका एक बेसिक क्राइटेरिया हम लोगों ने सेट किया है बस। बाकी हम लोग डिटेल में इसको तब पढ़ेंगे जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो गाइज दिस वाज ऑल फॉर द लेक्चर। और इस पे जो आपको अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को अगर आप पसंद आया हो आपको ये लेसन तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिन्हें लगता है कि ये वीडियो देखनी चाहिए, और ज्योग्राफी को लेकर अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भाई बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नई वीडियो जो भी आएगी वो आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। सेकंड लेसन जो भी आएगा वो इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है, और बाकी इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, mayank.educates पे सेम चैनल हैंडल है, तो mayank.educates पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर सेकंड लेसन में, और सेकंड लेसन में मैं आपको लेके आऊँगा एक और नया टॉपिक जिसमें हम लोग अर्थ की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।